नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करेंगे। वो है शारीरिक गुलामी और दूसरी है मानसिक गुलामी। देखिए, शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी के कॉन्सेप्ट से जो आज के हालात हैं वो काफ़ी जुड़े हुए हैं और इन हालातों को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत अनिवार्य है। उससे पहले हम एक ऐसे वर्ग के बारे में बात करेंगे जिसका हमारे ऊपर काफ़ी सारा कर्जा है, या जिसकी वजह से हम लोग आज सुकून से रह पा रहे हैं, सुकून से खा पा रहे हैं, या फिर जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है उनकी बदौलत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं देशभक्ति की, और देशभक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के हमारे इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो देशभक्ति की जब बात आती है तो हमारे सेना के जो जवान हैं, जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन बॉर्डर पर खड़े हैं, या फिर जिनकी वजह से यहाँ पर आतंकवाद नहीं पनप पा रहा है, जिनकी वजह से काफ़ी सारी स्थितियाँ नॉर्मल है, उस जवानों को हमारा सैल्यूट। दूसरी चीज़ साथियों, आज इस कोरोना महामारी के समय में, संकट के समय में इतने दिनों तक हम आराम से भोजन कर पा रहे हैं, उसमें उस किसान का योगदान है। और आज ही नहीं, ये हम जब से पैदा हुए या ये हजारों सालों से लेकर आज तक जो उनका संघर्ष रहा है, आज तक जो उनका स्ट्रगल रहा है, जिसकी वजह से हमें 2 समय का भोजन बहुत अच्छे से और बहुत सुकून से मिल पाता है, ऐसे किसान को हमारा सैल्यूट। तीसरी चीज़ साथियों, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उस वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है जिसको हम मजदूर कहते हैं। इसलिए हम कह रहे थे साथियों कि ये जो जवान है, किसान है और मजदूर है, उसके बारे में हम जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम हमारे देश के प्रति सम्मान प्रकट नहीं कर सकते, हम हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए इस सिद्धांत को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मजदूर की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बात आती है कि मजदूर रोड पर काम करने वाला व्यक्ति ही मजदूर है, या फिर खेतों में काम करने वाला व्यक्ति ही मजदूर है। तो ये हमारी जो धारणा है साथियों गलत है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत मजदूर की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को समझना सभी के लिए अनिवार्य है ताकि लोगों का भ्रम दूर हो जाए। साथियों, वेतन के लिए किसी उद्योग में काम करने वाला प्रत्येक वो व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक कुशल या अकुशल कार्य करता है वो मजदूर कहलाता है। उसकी श्रेणी में मजदूर, उसकी श्रेणी में क्लर्क और उसकी श्रेणी में सुपरवाइजर, ये तीनों आते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग अपने आप को मजदूर कहना उचित नहीं समझते, तो हम अब श्रमिक कहते हैं, और कुछ लोग लेबर कहते हैं, जबकि तीनों का अर्थ एक ही है। दूसरी चीज, आज इस देश में ये जो मजदूर वर्ग है जो महानगरों से गांव की तरफ पलायन कर रहा है, उसके हालात कैसे हैं? क्या वो वापस उस शहरों में जाएगा या नहीं जाएगा? तो साथियों, ये तो आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर वो मजदूर खुद निर्णय लेगा कि जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आया है, क्या वो उसे उस उद्योग में या फिर उस शहर में जाना चाहिए जहां से काफ़ी समस्याओं का उन्होंने सामना किया है। इसके अलावा ये जो श्रमिक कानून है, जिसे समझना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस देश में 50 से अधिक श्रमिक कानून हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग श्रमिकों के लिए कानून बने हुए हैं। तो साथियों, ये जो श्रमिक कानून है, इसे 7 से 8 स्टेट ने शिथिल कर दिया है। जैसा आपने न्यूज़ में सुना होगा, पेपर्स में पढ़ा होगा, ये कोरोना संकट के समय में इस आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसा तर्क सरकार ने दिया, और उसकी वजह से उस श्रमिक कानून में संशोधन करना अनिवार्य हो गया। ऐसे हालात साथियों 1947 के पहले इस देश में थे। 1947 के पहले 12 घंटे 14 घंटे एक मजदूर से, एक लेबर से काम लिया जाता था, जो कि एक शोषण, शारीरिक शोषण करने जैसा है। और शारीरिक शोषण करना किसी व्यक्ति का उसे गुलाम बनाने जैसा है। इसलिए हमने कहा था कि शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी का संबंध आज के इन हालातों से है, और इसको समझना उस प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है जो इस देश का निवासी है, या इस देश के प्रति थोड़ा भी अगर सम्मान उसके मन में है तो इस कॉन्सेप्ट को वो समझने का प्रयास करें। जो मजदूर है
उसके लिए जो प्रावधान रखे गए हैं सरकारों ने, राज्यों की सरकारों ने, उन्होंने कहा है कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे उनसे काम लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो साथियों, अगर इस देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है तो उसका फल या फिर उसके लिए परिश्रम किसको करना पड़ेगा? मजदूर को। अगर 8 घंटे से ज़्यादा उससे काम लिया जाता है और अगर उसको ओवर टाइम का पारिश्रमिक अगर नहीं दिया जाता है तो ये उसका शारीरिक शोषण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 1942 से लेकर 1946 तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वायसराय के शासन में लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया। काफ़ी संघर्ष करने के बाद उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए जो बात रखी, उन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना ये गुलाम बनाने जैसा है और ये उसका शारीरिक शोषण है। तो साथियों, इसलिए उन्होंने एक बिल रखा शासन के सामने और 1948 में वो कानून बना, जिसके अंतर्गत जो लेबर वर्ग है वो 12 घंटे की बजाय 8 घंटे नियमित काम करेगा। 8 घंटे का उसे पूरा का पूरा पारिश्रमिक मिलेगा। उसके अलावा जो साप्ताहिक छुट्टी होती है उसका प्रावधान उन्होंने रखा। उसके अलावा महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान रखा और काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान रखे जो लेबर के हित में हो सकते हैं। तो साथियों, आज देश के जो हालात है, क्या 1947 के पहले जैसे हो सकते हैं? क्या फिर से शारीरिक गुलाम मजदूर बन सकता है या उसे बनाया जाएगा? इस कॉन्सेप्ट को या फिर इन सिद्धांतों को समझने के लिए हर एक मनुष्य को अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और जो वर्ग, जो व्यक्ति इस बात का समर्थन करेगा या फिर ये कहेगा कि हाँ, ये जो कानून बना हुआ है ये हमारे देश के विकास के लिए है, तो साथियों ये देशभक्ति नहीं कहला सकती। क्योंकि कुछ लोगों ने राजनीति को देशभक्ति समझ लिया है और राजनीतिक आधार पर लिए गए निर्णय किसी व्यक्ति को अगर मान्य हो जाते हैं तो मानसिक गुलाम कहलाता है। इसलिए हम शारीरिक गुलाम और मानसिक गुलाम की बात कर रहे थे। मानसिक गुलामी एक्चुअली काफ़ी खतरनाक है और इतनी खतरनाक है क्योंकि शारीरिक गुलामी से तो आप व्यक्ति छुटकारा पा सकता है। क्यों? क्योंकि 1947 के पहले तो ये भी प्रावधान था कि मजदूरों को अपनी हड़ताल करने का अधिकार नहीं था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार है। और अभी जो कानून में संशोधन किया गया है उसमें उसको पूरा का पूरा शिथिल कर दिया गया है। मतलब अब आप स्ट्राइक भी नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये मान लीजिए कि आप शारीरिक रूप से गुलाम तो हो ही गए, आप मानसिक रूप से भी गुलाम हो गए, क्योंकि आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, आपने उस चीज़ को समझा नहीं और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। सरकार ने अगर कोई नियम पारित किया है देश के हित के लिए बोलकर और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर वो मजदूर के हित में होता है तो मैं भी उसके पक्ष में हूँ और सारा देश उसके पक्ष में होना चाहिए। राष्ट्र के हित में होने वाले निर्णय क्या मनुष्य के शोषण के लिए बने हुए हैं, इस बात के ऊपर गौर करना मनुष्य हर व्यक्ति के लिए की जिम्मेदारी बनती है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि देखिए साथियों, एक मनुष्य है, एक मनुष्य से एक परिवार बनता है, एक परिवार से एक परिवार समाज बनता है और एक समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। हर एक उस व्यक्ति का इस राष्ट्र के निर्माण में उतना ही योगदान है जितना इस देश में रहने वाले सभी इंसान का। अगर उसके साथ में कोई भेदभाव होता है, उसका शोषण अगर होता है, तो ये मान लीजिए वो राष्ट्र का शोषण है, वो इस देश का शोषण है। और जिन लोगों ने ये अपने आप में एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो उसका शोषण नहीं है, वो हमारे से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका दर्द हमारा दर्द नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आप राष्ट्रभक्त या देशभक्त नहीं हो सकते हैं। आपने एक ठप्पा लगा लिया है, राजनीति को आपने ये मान लिया है कि राजनीति ही देशभक्ति है। इसी वजह से सेना के जो जवान है उनका अपमान होता है, उनका सम्मान नहीं हो पाता है, जो किसान है उनका सम्मान नहीं हो पाता है, और जो मजदूर वर्ग है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस देश को डेवलप करने के लिए जो अपना योगदान देता है उसका सम्मान नहीं हो पाता है, इस मानसिक गुलामी की वजह से। तो साथियों, ये शारीरिक गुलामी से तो मुक्त किया जा सकता है, लेकिन मानसिक गुलामी से मुक्त होना काफ़ी कठिन है। मानसिक गुलामी से मुक्त होने के लिए मनुष्य के अंदर साहस की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर साहस है तो मानसिक रूप से आप विक्षिप्त मत होइए, मानसिक रूप से आप गुलाम मत बनिए। हर उस मुद्दे के ऊपर बात कीजिए, हर उस मुद्दे को अपना मुद्दा समझकर आप लोगों के सामने रखिए जो जनहित में हो सकता है और जो राष्ट्रहित में हो सकता है। राष्ट्रहित का कहने का मतलब है कि जो पूंजीपति लोग हैं उनके उद्योग को चलाने के लिए अगर किसी मजदूर का शोषण किया जाता है
और ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में अगर ये सारी चीज़ें होती है तो ये हमारे राष्ट्र के लिए भी घातक हो सकती है। काफ़ी सारी समस्या आ सकती है, काफ़ी सारे उपद्रव खड़े हो सकते हैं। इसीलिए हर उस नागरिक के दर्द को अपना दर्द समझिए, और जब आप उसके बारे में बात करेंगे, जब आप उसके पक्ष में बात करेंगे, तब उस व्यक्ति का शोषण होना बंद हो जाएगा। और जब उसका शोषण बंद होगा तो ये मान लीजिए तब हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि देशभक्ति बहुत अनिवार्य है, लेकिन किस क्षेत्र में होना चाहिए, किसे आप देशभक्ति कहेंगे, इसे समझना हर मनुष्य के लिए काफ़ी आवश्यक है। नमस्कार। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।